अब देखो जनरली क्या होता है, जो आपका आरबीएसई और सीबीएसई बोर्ड है वहाँ पर कभी कभार क्या करता है कि 1 मार्क्स के अंदर इस टाइप की प्रॉब्लम को क्रिएट कर देता है, जिसमें या तो पूछता है डायरेक्ट वो प्रिपरेशन मेथड, अदरवाइज पूछता है इसका यूज। क्लियर है? तो बिल्कुल शॉर्ट टाइप के नोट्स आते हैं इसके अंदर, अपन उन्हीं पॉइंट को डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपन BNC बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। तो सबसे पहला स्टेटमेंट तो क्या बन जाएगा अपना कि यहाँ पर जो BNC है वो किसके लिए स्टैंड होता है। तो सबसे पहला यहाँ पर स्टेटमेंट क्या बनेगा, BNC इज स्टैंड्स फॉर बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। सबसे पहला स्टेटमेंट तो ये हो गया कि BNC है, इसका मीनिंग क्या हो गया, बेंजीन हेक्साक्लोराइड के लिए क्या होता है, स्टैंड होता है। सेकंड वाली बात, इसका यूज किस में करते हैं, तो आपको एक ही बात ध्यान रखना है, जो BNC है ना, इसका यूज होता है आपके एज ए इंसेक्टिसाइड। तो सेकंड पॉइंट क्या बन जाएगा, BNC इज यूज्ड एज एन इंसेक्टिसाइड, ये ध्यान रखना आपको। क्लियर है? इंसेक्टिसाइड मीन जो BNC है इसका यूज किस फॉर्म में करते हैं अपन, एज इंसेक्टिसाइडल की फॉर्म में इसका यूज करते हैं। थर्ड पॉइंट बनेगा, ये जो बेंजीन हेक्साक्लोराइड है ये किसको क्रिएट करता है, आपके सोइल पोल्यूशन को भी क्या करता है, क्रिएट करता है। तो नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या बन जाएगा, BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड क्रिएट सोइल पोल्यूशन, या क्रिएट नहीं लिख रहे यहाँ पर, इसका करेक्ट वर्ड क्या रहेगा, कोज। नहीं, किसको कोजेज करेगा, तो ये वाला ध्यान रखना आपको, जो बेंजीन हेक्साक्लोराइड है कोजेज सोइल पोल्यूशन, कोजेज सोइल पोल्यूशन। 3 पॉइंट तो ये बन गए। नेक्स्ट वाला इसका आता है, अगर प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो सबसे इंपॉर्टेंट ये इसका क्या पूछता है आपसे, प्रिपरेशन मेथड। तो ये जरूर ध्यान से समझ लेना, जो बेंजीन हेक्साक्लोराइड है उसका प्रिपरेशन कैसे करवा दे। बस ये 3 पॉइंट ये ध्यान रखना। चौथा पॉइंट कौन सा इसका, फोर्थ वाला पॉइंट है प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन में क्या करना है आपको, प्रिपरेशन में कुछ नहीं है, बेंजीन रिंग है, ये लीजिए मैंने बना दी बेंजीन रिंग। क्लियर है? इससे बेंजीन रिंग की रिएक्शन करवाने क्लोरीन के साथ, मीनिंग किसके साथ कराएंगे, Cl2 के साथ। और जो भी यहाँ पर रिएक्शन होगी वो वाली रिएक्शन होगी आपके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और आपको अच्छे से पता है सनलाइट में कौन सी रेज होती है, आपके UV लाइट। मीनिंग जो भी सनलाइट होगी उसमें किसकी प्रेजेंस चाहिए आपको, अल्ट्रा वायलेट लाइट चाहिए, मीनिंग UV लाइट की प्रेजेंस चाहिए। अब एक बार ध्यान से सुनना, नाम क्या बोला आपने इसका, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो आपको ये तो पता है कि ये तो रहा क्या रहा, बेंजीन, और मेरे को क्या जोड़ने, 6 क्लोरीन जोड़ने, क्योंकि इसके वर्ड में क्या रहा है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो यहाँ पर कितने क्लोरीन दिख रहे हैं मेरे को, 2। इसके मेरे को कितने क्लोरीन चाहिए, 6 टोटल। तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना लगा दिया मैंने, 3 लगा दिया। अब एक इंपॉर्टेंट बात सुनना कि ये आपके पास क्या है, बेंजीन, और आपको अच्छे से पता है कि जो बेंजीन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन सी होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन इस वाली कंडीशन में जब भी बेंजीन का ट्रीटमेंट आप हेलोजन के साथ कर रही हो और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, तो यहाँ पर ये एक बात आपको माइंड में सेट करके रखनी है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी, तो फिर कौन सी रिएक्शन होगी यहाँ पर, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्लियर है? यहाँ पर जो मैकेनिज्म का सीन कौन सा रहेगा, फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म। तो आपको क्या करना है, देखो अब एक डबल बॉन्ड को ब्रेक डाउन करते हो, तो जैसे आपने इस वाले बॉन्ड को ब्रेक डाउन किया, इस वाले डबल बॉन्ड की बात कर रहा हूँ मैं। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो इस वाले कार्बन की भी एक वैलेंसी जनरेट हो गई और इस वाले कार्बन की भी एक वैलेंसी जनरेट हो गई। टोटल कितने डबल बॉन्ड है बेंजीन के अंदर, 3 डबल बॉन्ड है। कितने बॉन्ड को ब्रेक डाउन करोगे, 3 को। कितने क्लोरीन की रिक्वायरमेंट होगी, 6 की। तो देखो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, जो बेंजीन था बेंजीन नहीं रहेगा। क्लियर है? डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में। और आपको हर कार्बन पर एक क्या अटैच कर देना है, क्लोरीन अटैच कर देना है। क्लियर है? ये जो इस टाइप की स्ट्रक्चर बनी है इसी को आप क्या बोलते हो, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, BNC बोलते हो। अब देखो कभी कभार क्या करता है, इसी को फॉर्मूले की फॉर्म में दे देता है। तो देखो साइक्लोहेक्सेन है ये वाला। क्लियर है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन की क्या है चेंज। तो इसका ध्यान रखना, बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कार्बन का नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। क्लियर है? अब देखो इस वाले कार्बन की वैलेंसी अगर मैं काउंट करता हूँ 1 2 3, कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है ऑर्गेनिक में, 4। मीनिंग यहाँ पर एक क्या आपके पास हिडन हाइड्रोजन,
कितने कार्बन है 6, तो मीनिंग हिडन हाइड्रोजन का नंबर कितना होगा 6। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। कितने क्लोरीन अटैच कर दिया आपने 6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Cl6। तो ये इनडायरेक्ट फॉर्म में दे देता है आपको, राइट द प्रिपरेशन मेथड ऑफ C6H6 एंड Cl6। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, ये वाला जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड को। बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। बेंजीन की रिएक्शन हेलोजन के साथ, एक डबल बॉन्ड तोड़ने के लिए कितने क्लोरीन चाहिए 2, तो 3 पर एडिशन कितने क्लोरीन का होगा 6 का, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना ले लिया 3, और आपको एडिशन करवा देना, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करवा देना, और एवरी कार्बन पर क्या अटैच कर देना है क्लोरीन। क्लियर है। तो यही क्या हो गया आपका बेंजीन हेक्साक्लोराइड। यहाँ पर कौन से मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा है, ये वाली जो टोटल मैकेनिज्म होती है, क्योंकि जो बेंजीन होता है ना वो जनरली कौन सी रिएक्शन देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन इस वाले केस में कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा, फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म। तो ये भी ध्यान रखना आपको, फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म, यानी जो भी यहाँ पर मैकेनिज्म यहाँ पर फॉलो करेगा कौन सी होगी, फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म। नेक्स्ट वाला पॉइंट एक इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये जो BHC बनता है ना, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसके कई आइसोमर होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। क्लियर है। लेकिन जिनमें से जिस आइसोमर का जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आता है वो कौन सा है, गामा आइसोमर। तो ये ध्यान रखना है, क्या, बेंजीन हेक्साक्लोराइड गामा आइसोमर इज स्मॉल and its penetrating power is more। ये स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट बनता है कि इसके जो बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसके अल्फा आइसोमर, बीटा आइसोमर, डेल्टा, गामा, इस टाइप के आइसोमर होते हैं, उनमें से कौन सा आइसोमर है जिसकी साइज क्या होती है, स्मॉल होती है। कौन सा आइसोमर है, गामा आइसोमर है। और गामा आइसोमर की जो आपकी जो पेनिट्रेटिंग जो पावर होती है, मीनिंग जो भेदन क्षमता होती है, वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और आपने यहाँ पर लिख दिया बेंजीन हेक्साक्लोराइड किसके फॉर्म में यूज किया जाता है, एज ए इंसेक्टिसाइडल। मीनिंग जो गामा आइसोमर है इसकी कौन सी एक्टिविटी होती है आपकी, इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटी। क्लियर है। तो इसी के साथ एक स्टेटमेंट और अटैच कर देते हैं अपन, क्या, बेंजीन, ऐसे इसको कंप्लीट लिखते हैं, द गामा आइसोमर ऑफ बेंजीन हेक्साक्लोराइड हैज इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटी and it is known as gamaction, गैमेक्शन। तो ये एक नंबर के अंदर आपके बहुत टाइम पूछा गया है, क्या, कि जो बेंजीन हेक्साक्लोराइड इसका कौन सा आइसोमर होता है जिसके पेनिट्रेशन पावर मैक्सिमम होता है, साइज स्मॉल होता है, तो कौन सा है, गामा आइसोमर। कैसी एक्टिविटी होती है इसकी, इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटी। और इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटी होने के कारण ये किस नाम से भी फेमस है आपके, ये आपको ध्यान रखना, ये आपके गैमेक्शन नाम से क्या होता है, फेमस है। क्लियर है। तो ये ध्यान रखना, गामा आइसोमर है, इसी को आप क्या बोलते हो, गैमेक्शन बोलते हो। क्यों, इसकी कौन सी प्रॉपर्टी होती है आपकी, इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटी होती है, साइज में स्मॉल और पेनिट्रेटिंग पावर क्या होता है, मैक्सिमम। तो यहाँ पर अगर फिनिश होता है आपके बेंजीन हेक्साक्लोराइड। नेक्स्ट वाला देखेंगे अपन अब DDT। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। नेक्स्ट वाला है वह आपके DDT। पहला अपन देख चुके हैं कौन सा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। नेक्स्ट वाला कौन सा अपने पास, DDT। वही वाली बात है, सबसे पहले इसके कुछ जनरल स्टेटमेंट देखते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, फिर लास्ट में देखेंगे इसका प्रिपरेशन मेथड, और सबसे लास्ट में देखेंगे इसका यूज। क्लियर है। तो सबसे पहले तो वही बात आती है कि DDT है वो किसके लिए स्टैंड होता है, यही समझना है अपन को। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट क्या बनेगा, DDT इज
स्टैंड्स फॉर पैराडेस डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन। सबसे पहला स्टेटमेंट हो गया कि जो डीडीटी का मीनिंग क्या हो गया, डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन। तो सबसे पहले इसका डीडीटी का ये नोमेनक्लेचर हो गया, पैराडेस डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन हो गया। सेकेंड बात, इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं, कौन से कलर का होता है, सॉलिड है या लिक्विड है, क्या होता है। तो ये ध्यान रखना, डीडीटी होता है ना वो क्या होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। सेकेंड पॉइंट क्या बन जाएगा, डीडीटी इज ए व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये ध्यान रखना है। सेकेंड वाला पॉइंट क्या बन गया, कैसा सॉलिड होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। थर्ड पॉइंट क्या बनेगा, यूज। तो यूज जो जिस यूज में बीएनसीसी का यूज होता है उसी फॉर्म में किसका यूज होता है, डीडीटी का। तो यहाँ पर थर्ड क्या बन जाएगा, डीडीटी इज यूज्ड एज एन इंसेक्टिसाइड मीनिंग इसकी भी कौन सी एक्टिविटी होती है आपकी, इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटी होती है। नेक्स्ट वाला पॉइंट, जो डीडीटी होता है ना वो किसको कोज कर सकता है, ये भी सोइल पोल्यूशन को क्या करता है, कोशिश करता है। तो नेक्स्ट वाला पॉइंट बन जाएगा, डीडीटी कॉजेज सोइल पोल्यूशन। ये भी क्या करेगा, आपका जो सोइल पोल्यूशन है उसको क्या करेगा, कोज करेगा। क्लियर है। इसका नेक्स्ट वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर ये जो डीडीटी होता है ना, डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन, ये क्या होता है, इसका ये है ना, ये जो बैक्टीरिया है, जो भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके द्वारा इसका डिग्रेडेशन नहीं होता है। नहीं, ये कैसा होता है आपके, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। क्लियर है। साथ में कैसा है आपके, इंसेक्टिसाइड है, पावरफुल। क्लियर है। तो नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, डीडीटी इज ए पावरफुल insecticide because it is non-biodegradable मीनिंग जो भी आपके बैक्टीरिया है उसके थ्रू इसका डिग्रेडेशन नहीं होता है। मीनिंग कैसा, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। क्लियर है। एक और इसी के साथ स्टेटमेंट में अटैच कर देता हूँ। ये क्या होता है, जो डीडीटी होता है ना वो एनिमल टिश्यू यानी जो भी आपके जंतुओं के ऊतक है उसमें क्या हो जाता है, संग्रहित हो जाता है, मीनिंग कलेक्ट हो जाता है। क्लियर है। और किसको कोज कर सकता है, टॉक्सिसिटी को कोज कर सकता है। तो यहाँ पर इसी को कंटिन्यू करेंगे, इट गेट्स accumulated in the tissue of animals and causes टॉक्सिसिटी। ये लास्ट वाला स्टेटमेंट है, डीडीटी क्या होता है, पावरफुल इंसेक्टिसाइडल होता है। क्यों, क्योंकि इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, इट गेट्स एक्यूमुलेटेड इन द टिश्यू ऑफ द एनिमल्स एंड कॉजेज टॉक्सिसिटी। ये तो हो गया आपके जनरल पॉइंट, किससे रिलेटेड हो गया, आपके डीडीटी से। लास्ट पॉइंट बचता है इसका, प्रिपरेशन कैसे करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ डीडीटी। क्लियर है। तो देखो प्रिपरेशन में सीधा सा ध्यान रखना है, डीडीटी की प्रिपरेशन करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक तो क्लोरोबेंजीन चाहिए। तो ये लीजिए मैं बना देता हूँ क्लोरोबेंजीन। ये मैंने बना दिया क्लोरोबेन। कितने मोल चाहिए क्लोरोबेंजीन के, 2 मोल चाहिए। अभी आपको पता चल जाएगा किस टाइप से रिएक्शन कंप्लीट होती है। पैरा पोजीशन पर हाइड्रोजन इंडिकेट कर देना। वैसे एवरी कार्बन पर ही क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, लेकिन अपन को मीनिंग किससे, पैरा वाले से। क्लियर है। तो ये तो क्या ले लिया मैंने, क्लोरोबेंजीन ले लिया। और इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराते हैं क्लोरल से। क्लोरल का मीनिंग क्या है, ये देखिए, CCl3 CHOH, इसको बोलते हैं अपन
क्लोरल। तो ये तो क्या लिया आपने, क्लोरोबेंजीन। कितने मोल लिए क्लोरोबेंजीन के, 2 मोल ले लिए। साथ में रिएक्शन किसके साथ है, क्लोरल के साथ, इसको बोलते हैं आप क्लोरल, जिसका फॉर्मूला कहता है CCl3 CH का ट्वाइस। क्लियर है। और साथ में देखो यहाँ पर जो रिएजेंट होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिएजेंट होता है यहाँ पर कंसंट्रेट H2SO4, मीनिंग जो कंसंट्रेट क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। और आपको अच्छे से पता है कि जो कंसंट्रेट H2SO4 होता है वो किसका वर्क करता है, डिहाइड्रेशन का। मीनिंग यहाँ से कौन सा मॉलिक्यूल बाहर जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। अब देखो यहाँ पर क्या सीन क्रिएट होगा, जो आपके 2 मोल ऑफ क्लोरोबेंजीन है किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, क्लोरल के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4। आपको अच्छे से पता है कि ये वाला रिएजेंट को तो एक ही वर्क आता है, इसका वर्क क्या होता है, डिहाइड्रेशन, कंसंट्रेशन डिहाइड्रेशन। मीनिंग जो कंसंट्रेट H2SO4 है किसका वर्क करेगा, डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन का मीनिंग क्या होता है, -H2O। कौन से मॉलिक्यूल को यहाँ से रिमूव करेगा, जल के अणु को, मीनिंग H2O मॉलिक्यूल को। तो देखो यहाँ पर इसीलिए मैंने कितने क्लोरोबेंजीन के मोल लिए, 2। क्यों, क्योंकि क्लोरल के अंदर कितने OH ग्रुप है, 2। तो कितने पॉसिबिलिटीज है, कितने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर की रिमूव होने की, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो देखो यहाँ पर रिएक्शन की थीम क्या बनेगी, यहाँ से ये H और यहाँ से क्या चला गया, ये OH। यहाँ से ये वाला H और ये वाला क्या चला गया, OH चला गया। यहाँ से H और OH कंबाइन होकर क्या बना लिया, H2। यहाँ पर भी क्या बन गया, H2। तो कितने मॉलिक्यूल H2 के बाद चले गए, 2 मॉलिक्यूल। तो मैं माइनस का सिंबल लगा कि -2 मॉलिक्यूल ऑफ H2। ये तो क्या हो गया, रिलीज हो गया। अब देखो फॉर्मेशन किसका होगा, ये क्या आपके 2 क्लोरोबेंजीन थे। क्लियर है। और पैरा वाली से क्यों गया, क्योंकि पैरा वाली पोजीशन क्या होती है आपकी, हाईली रिएक्टिव होती है, इसलिए मैंने कौन सा हाइड्रोजन रिमूव किया, पैरा वाला हाइड्रोजन को रिमूव किया। अब देखो स्ट्रक्चर क्या बनेगी, ये तो दोनों की दोनों एज इट है, तो इसको तो मैंने दोनों को एज इट लिख दिया। ये लीजिए 1 और ये हो गया आपकी सेकेंड वाली। यहाँ पर भी क्लोरीन है और यहाँ पर भी क्या आ गया, क्लोरीन आ गया। क्लियर है। ये तो हो गया आपकी क्लोरोबेंजीन। आगे किससे क्या था, बॉन्ड, तो यहाँ पर भी बॉन्ड है। क्लियर है। और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपका बॉन्ड, और यहाँ पर भी क्या आ गया, बॉन्ड आ गया। क्लियर है। अब देखो ये किससे अटैच है, इस वाले CN से, क्योंकि यहाँ से OH, इस वाले कार्बन का कितना बॉन्ड ब्रेक डाउन किया था 1, इस वाले कार्बन का भी कितना बॉन्ड ब्रेक डाउन हुआ 1, लेकिन इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा 1। सेम बात यहाँ पर है, इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में भी कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा 1। तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, CH। क्लियर है। यहाँ इस वाले कार्बन के साथ 1 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, इस वाले कार्बन के साथ भी 1 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। आगे क्या अटैच है वो अटैच कर दीजिए। ये नीचे कार्बन, क्लोरीन, क्लोरीन और ये क्लोरीन। ये जो फॉर्मेशन हुआ है ना, इसी को आप क्या बोलते हो, DDT बोलते हो, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन बोलते हो। क्लियर है। अब देखो अगर एग्जाम में इसका IUPAC नोमेनक्लेचर पूछ ले आपसे, तो ध्यान रखना नंबरिंग किस सोर्स से करोगे, जिस सोर्स से हेलोजन आपके क्या, हेलोजन को क्या मिले, मिनिमम नंबर। तो देखो नंबरिंग का मेथड ये होगा 1 और ये कार्बन नंबर आएगा 2। अब यहाँ पर जो ये क्लोरोबेंजीन है ना, इसको कैसे ट्रीट करना है, एज ए सब्सटीट्यूएंट ग्रुप। क्लियर है। और सब्सटीट्यूएंट ग्रुप जब भी आप इसको ट्रीट करोगे तो इस वाली जो बेंजीन रिंग है ना, जिसकी ये एक वैलेंस, इसको क्या बोलते हो, फेनिल बोलते हो। और इस फेनिल की देखो 1 2 3 4 नंबर पोजीशन पर क्या अटैच है, क्लोरीन अटैच है। क्लोरीन को जब भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के फॉर्म में लिखते हो क्या बोलते हो, क्लोरो। तो देखो कितने पर आ रहा है, 4 पर क्लोरो। यहाँ पर भी कितने पर आएगा क्लोरो, 4 पर क्लोरो। कितने फेनिल हो जाएंगे आपके, 2। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे इसको, डाइफेनिल। अगर IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करता है तो नंबरिंग किस सोर्स से स्टार्ट करनी है, 1 और 2। 1 पर कितने क्लोरीन अटैच है, 3। तो देखो अगर इसका IUPAC नोमेनक्लेचर पूछे किसका, DDT का, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसका IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होता है, IUPAC नोमेनक्लेचर। ये ध्यान रखना, पूछ सकता है एग्जाम में, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ DDT क्या हो जाएगा। देखो 1 पर कितने क्लोरीन है, 3। तो देखो IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे लिखूंगा, 1, 1 फिर कोमा फिर 1। जब भी कॉन्टिन्यूस नंबर आते हैं उनको सेपरेट आउट किससे करते हो, कोमा से। और कोमा और वर्ड के सेपरेट किससे करते हो, हाइपन के थ्रू। तो कितना हो गया, 1 1 1। कितने क्लोरीन हो गए, 3। तो क्या बोलूँगा, ट्राई क्लोरो। क्लियर है। अब देखो 2 नंबर पर क्या आ रहा है, क्लोरोफेनिल, लेकिन कितने हैं, 2 के लिए किसका यूज करोगे, 20 का। तो यहाँ पर क्या लिख दिया, 20। क्लियर है। फिर क्या बोलूँगा, 4 क्लोरोफेनिल, 4 क्लोरोफेनिल। क्लियर है।
मीनिंग ये देखो क्या हो जाएगा आपके 1 ट्राइक्लोरो आ गया, ये लीजिए ट्राइक्लोरो। फिर कितने 2 है तो क्या लिख दिया मैंने 20 लिख दिया। फिर क्या बोल दिया कितने पर है 4 पर, तो 4 क्लोरोफेनिल। और कितना कार्बन की चेन है 1 और 2 की, 2 के लिए क्या बोलते हो आप एथ बोलते हो। क्लियर है। कार्बन कार्बन के मिड में सिंगल बॉन्ड है, क्या आएगा आपके यहाँ पर सफिक्स क्या हो जाएगा एन, तो ये क्या हो जाएगा इथेन हो जाएगा। क्लियर है। तो ये जरूर ध्यान रखना आपको। ये देखो 4 क्लोरोफेनिल है, ये 20 तो यूज किया लेकिन कौन से कार्बन पर है 2 पर है, तो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। यहाँ पर क्या लिखना है 2 क्लियर है। क्या लिखना है 2 ये लीजिए करेक्शन में कर देता हूँ, इसके अंदर थोड़ा सा करेक्शन करना है। ये लीजिए तो ये हो गया आपके ट्राइक्लोरो, 2 नंबर पर दोनों ही क्या है 4 क्लोरोफेनिल, तो क्या जाएगा फिर नेक्स्ट 2 20 4 क्लोरोफेनिल इथेन। ये किसका आईयूपीएक नोमेनक्लेचर हो जाएगा डीडीटी का। बस यही पूछता है डीडीटी से यहाँ पर आकर डीडीटी भी क्या होता है फिनिश होता है। दो की स्टडी कर चुकी है अपन पहले। सबसे पहले देखा था अपन ने बेंजीन हेक्साक्लोराइड, सेकंड पर देखा था अपन ने डीडीटी। अब बात किसकी करेंगे अपन फ्रीओन्स की बात करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन देखो, एक ही लाइन की डेफिनेशन है कि जो भी आपके पॉलीक्लोरोफ्लोरो एल्केन है ना उसी को क्या बोलते हो आप फ्रीओन बोलते हो। ठीक है, किसको बोलते हो फ्रीओन, पॉलीक्लोरोफ्लोरो एल्केन को क्या बोलते हो फ्रीओन। तो सबसे पहले डेफिनेशन तो क्या हो जाएगी पॉलीक्लोरोफ्लोरो एल्केन, पॉलीक्लोरोफ्लोरो एल्केन्स आर known as फ्रीओन्स। क्लियर है। सबसे पहले डेफिनेशन क्या होगी पॉलीक्लोरोफ्लोरो एल्केन्स आर नोन एज द फ्रीओन। क्लियर है। एक तो सबसे पहले डेफिनेशन हो गई। सेकंड वाला जो आपके आरबीसी और सीबीसी एग्जाम में और आपके आईआईटी और पीएमटी के एग्जाम में जो आपके प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो इसके नोमेनक्लेचर से रिलेटेड है, प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। तो आपको सेकंड वाला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बचता है फ्रीओन के अंदर नोमेनक्लेचर, ये जरूर सीख लेना। नोमेनक्लेचर किस टाइप से आप फ्रीओन का नोमेनक्लेचर करते हो ये इंपॉर्टेंट हो। देखो ध्यान से देखना, नोमेनक्लेचर करने का फॉर्मूला क्या होगा। नोमेनक्लेचर करोगे आप सबसे पहले लिखोगे फ्रीओन, फिर यूज करोगे हाइपन का, उसके बाद में लिख दोगे आप एक्स वाई एंड जेड। ये क्या होता है आपकी किसी भी फ्रीओन का नोमेनक्लेचर करने का मेथड होता है। क्या फॉर्मूला हो गया, इसको बॉक्स में बंद कर देता हूँ मैं, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या लिखना फ्रीओन लिखना है, फिर हाइपन लगाना है, फिर एक्स वाई और जेड को लिखना है। अब आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और जेड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है। थर्ड बात आती है कि जो फ्रीओन होता है ना इसका आप यूज किस में करते हो, तो आपको ये ध्यान रखना है फ्रीओन्स आर यूज्ड इन, जो भी आपकी एयर कंडीशनर होती है मीनिंग एसी के अंदर यूज होता है। इसके अलावा किस में यूज होता है, रेफ्रिजरेंट में यूज होता है, फ्रीज वगैरह इसमें यूज होता है। तो सेकंड वाला आ गया आपका रेफ्रिजरेंट्स में यूज होता है। और थर्ड आता है इसका इनर्ट सोलवेंट में, तो थर्ड कौन सा हो जाएगा इनर्ट सोलवेंट। तो आपको तीन बातें ध्यान रखनी, जो फ्रीओन का यूज किस किस में करते हो आप, तो एक तो एयर कंडीशनर में करते हो, रेफ्रिजरेटर में करते हो, और साथ में किस में यूज करते हो इनर्ट सोलवेंट में यूज किया जाता है किसका फ्रीओन का। अब जो एग्जाम में जो मैक्सिमम टाइम अगर फ्रीओन से जब भी कभी भी प्रॉब्लम को क्रिएट करता है या जब भी कभी प्रॉब्लम को रेज करता है तो वो कहाँ से लेता है नोमेनक्लेचर ऑफ फ्रीओन। नोमेनक्लेचर ऑफ फ्रीओन का फॉर्मूला ये हो गया फ्रीओन लिखना है, हाइपन का यूज करना है, फिर एक्स वाई और जेड लिखना है। अब देखेंगे अपन यहाँ पर एक्स वाई जेड का मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले देखो वेयर मीनिंग इस वाले फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ मैं, फ्रीओन एक्स वाई जेड के अंदर एक्स क्या है एक्स इक्वल टू हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा और ये जेड हो जाएगा। तीनों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा था यहाँ पर, तो एक्स का ध्यान रखना है C-1 इन फ्रीओन मॉलिक्यूल, इन फ्रीओन मॉलिक्यूल मीनिंग जो भी आपका फ्रीओन मॉलिक्यूल होता है ना उसमें से जितना मॉलिक्यूल में कार्बन है उसमें उस वाले नंबर ऑफ कार्बन में से क्या करना है 1 माइनस कर देना है। क्लियर है। एक्स किसको रिप्रेजेंट करा है, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई फ्रीओन है जिसमें कितना कार्बन है 2, तो जब भी आप नोमेनक्लेचर करोगे तो एक्स की जगह क्या लिखोगे 1, क्यों जितने कार्बन है उसमें से क्या करना है 1 माइनस करना है। सेकेंड वाला देखो वाई किसको रिप्रेजेंट करता है, वाई रिप्रेजेंट करता है H+1 इन फ्रीओन मॉलिक्यूल, इन फ्रीओन मॉलिक्यूल। अब ये पता चल गया।
जो भी फ्रीऑन मॉलिक्यूल में जितने हाइड्रोजन है ना उसमें एक प्लस कर देना है, वो किसकी वैल्यू आ जाएगी, आपके वाई की वैल्यू आ जाएगी। थर्ड कौन सा रह गया, जेड। जेड का मीनिंग क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फ्लोरीन, नंबर ऑफ फ्लोरीन इन फ्रीऑन मॉलिक्यूल, इन फ्रीऑन मॉलिक्यूल। क्लियर है। तो ये आपको सिंपल सा ध्यान रखना है, क्या क्या करना है आपको, एक्स का मीनिंग जो भी फ्रीऑन मॉलिक्यूल उसमें जितने नंबर में कार्बन है उसमें से एक माइनस कर दो, वो तो एक्स की वैल्यू होगी। वाई किसको रिप्रेजेंट करेगा, जो भी फ्रीऑन मॉलिक्यूल में जितने हाइड्रोजन है उसमें एक प्लस कर दो, वो किसको रिप्रेजेंट कर देगा, वाई को। और जेड का मीनिंग क्या था, जो भी फ्रीऑन मॉलिक्यूल उसमें आपको कितने फ्लोरीन गिवन है वो वाली वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगी, जेड को। तो ये ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आरबीसी और सीबीएसई ने फ्रीऑन से प्रॉब्लम क्रिएट की है, हमेशा कौन सी पूछता है, वो एवरग्रीन प्रॉब्लम है, नोमेनक्लेचर ऑफ द फ्रीऑन, फॉर्मूला ध्यान रखना, फ्रीऑन एक्स वाई जेड। क्लियर है। तो ये यहाँ तक हो गया। इसका लास्ट एक और पॉइंट बचता है, कौन सा, प्रिपरेशन का, वो भी डिस्कस कर लेते हैं अपन। प्रिपरेशन के अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं, क्या करना आपको, कार्बन टेट्राक्लोराइड से रिएक्शन को स्टार्ट करनी है। जैसे मैंने लिख दिया CCl4, इसको क्या बोलते हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये रिएक्शन आपको तो बस ये ध्यान रखना किसकी प्रेजेंस में होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ SbCl5, और रिएक्शन होती है HF के साथ। अब देखो हमेशा ध्यान रखना आपको, केमिस्ट्री में क्या होता है, जब भी हाइड्रोजन और क्लोरीन दिख जाए ना आपको, हमेशा ये ध्यान रखना, जो हाइड्रोजन की जो आपकी टेंडेंसी है ना इस क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने की, वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और हाइड्रोजन क्लोरीन आपस में मिलकर किसका फॉर्मेशन कर देंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड, मीनिंग HCl का। कितना हाइड्रोजन है मेरे पास, 1, कितना क्लोरीन जाएगा, 1, तो यहाँ से क्या चला जाएगा बाहर, HCl। तो देखो किस किस का फॉर्मेशन हो गया, HCl का फॉर्मेशन हो गया, प्लस क्या बचेगा, ये वाला कार्बन, ये कार्बन। 4 क्लोरीन थे, एक तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, मीनिंग कितने क्लोरीन रह गए, 3। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, Cl3, और एक क्लोरीन की जगह कौन आ गया, फ्लोरीन, तो यहाँ पर क्या आ गया, F आ गया। यहाँ पर जो ये बना ना CCl3 है, ये क्या है आपका फ्रीऑन का ही टाइप है। क्लियर है, नहीं किसका फॉर्मेशन हो गया, फ्रीऑन का फॉर्मेशन हो गया। अब आगे आप और इसकी रिएक्शन करवाना चाहती हो CCl3F की, वापिस से करवा दो HF के साथ और SbCl5 के साथ। ये तो यहाँ पर कुछ नहीं करेगा, सोल्वेंट का वर्क कर रहा है, हेलोजन कैरियर का काम करेगा। साथ में क्या हो जाएगा, आपकी बार एक और क्लोरीन को कम कर देना, क्या आ जाएगा CCl2, और 2 क्या आ जाएंगे, फ्लोरीन आ जाएंगे। क्लियर है। तो ये हो गया इसका प्रिपरेशन मेथड हो गया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके नोमेनक्लेचर से रिलेटेड देखते किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लेकर चलते हैं अपन। पहला एग्जाम्पल अपन ने डिस्कस किया था CCl3F, और आपसे ये पूछ लिया इस वाले का नोमेनक्लेचर क्या है, नोमेनक्लेचर मीनिंग आपको जो फ्रीऑन मॉलिक्यूल है गिवन दे दिए, प्रोवाइड करवा दिया CCl3F, और आपसे क्या पूछते हैं, इसका नोमेनक्लेचर। फॉर्मूला मैंने बता दिया, आंसर कैसे प्रोवाइड कराओगे इसका, ये लीजिए क्या है फॉर्मूला, फ्रीऑन लिखना है सबसे पहले, हाइपन लगाना है, फिर X, Y और Z लिखना है। क्लियर है। आइए अब इसको सोल्व करते हैं। CCl3F जो आपके पॉलीक्लोरोफ्लोरो जो आपका एल्केन है, इस वाले फ्रीऑन का क्या नोमेनक्लेचर होगा। तो देखो नोमेनक्लेचर में सबसे पहले क्या लिख दूंगा मैं वापिस से, फ्रीऑन, तो ये लिख दिया मैंने फ्रीऑन, किसका यूज कर लिया, हाइपन का। एक्स किसको बता रहा था, अभी डिस्कस कर चुके हैं अपन पहले, जो भी फ्रीऑन मॉलिक्यूल है उसमें जितने भी कार्बन दिए हुए हैं ना उसमें क्या करना है आपको, -1 करना है। इस वाली फ्रीऑन मॉलिक्यूल में कितने कार्बन है, 1 कार्बन। अरे ये वाला कार्बन है, ये तो क्लोरीन है Cl टोटल। क्लियर है, ध्यान रखना कहीं तुम 4 मत मान लेना, इसको 2 कार्बन मत कर देना। क्लियर है। ये तो क्या है, क्लोरीन के मॉलिक्यूल कितने, क्लोरीन के एटम कितने हैं, 3, एक फ्लोरीन और एक क्या है, कार्बन। तो फ्रीऑन मॉलिक्यूल में कितना कार्बन था, 1। फॉर्मूला क्या बोलता है, एक्स की जगह कौन सी वैल्यू रखोगे, कार्बन -1, मीनिंग जो भी फ्रीऑन में कार्बन है उसमें से क्या करना है, -1। कार्बन 1 है, -1 किया, मतलब यहाँ पर कार्बन का नंबर कितना, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। क्लियर है, एक्स सोल्व हो गया। वाई का मीनिंग क्या बताया था मैंने, जो भी फ्रीऑन मॉलिक्यूल आपको गिवन है उसमें क्या करना है, H+1, मीनिंग हाइड्रोजन में क्या करना है, 1 प्लस करना है। तो यहाँ पर बताओ मेरे को हाइड्रोजन का नंबर कितना है, 0। अब 0 में क्या करना है मेरे को, +1, तो यहाँ पर वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। क्लियर है। फिर कौन सा आता है, जेड, और जेड का मीनिंग किससे बताया था, नंबर ऑफ द फ्लोरीन इन फ्रीऑन मॉलिक्यूल। कितने फ्लोरीन है यहाँ पर, 1, तो यहाँ पर क्या बोल दूंगा, 1। तो इस वाले फ्रीऑन का जो नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, फ्रीऑन 0, 1, 1 हो जाएगा। क्लियर है। सेकेंड वाला एग्जाम्पल देखो इसी का, ये एग्जाम्पल दे दिया जैसे आपको C2F
Cl5। ये वाला आपको एग्जाम्पल प्रोवाइड करवा दिया और आपसे अब की बार इसका पूछ दिया IUPAC की नोमेनक्लेचर। क्लियर है, जो भी फ्रीओन है उसका क्या पूछ लिया आपको, नोमेनक्लेचर पूछ लिया। आइए सोल्व करते हैं। आपको फॉर्मूला पता है, डायरेक्ट बता दोगे आप। आंसर क्या हो जाएगा इसका, देखो सबसे पहले क्या लिखूंगा, फ्रीओन, तो ये लिख दिया मैंने फ्रीओन। फिर किसका यूज किया, हाइपन का यूज कर लिया। अब देखो फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, एक्स किसको बताता है आपके, कार्बन का जो भी कार्बन का नंबर है फ्रीओन मॉलिक्यूल में, उसमें -1 करना है। कितने कार्बन है, 2, 1 माइनस किया तो कितना आ गया, 1 आ गया। फिर कौन सा वाई किसको बताता है, हाइड्रोजन में +1 करना है। कितना हाइड्रोजन है, 0, तो 0 में क्या करना है मेरे को, +1 करना है। नहीं, ये भी कितना आ गया, 1 आ गया। क्लियर है। थर्ड वाला क्या होता है, नंबर ऑफ द फ्लोरीन। जेड किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ द फ्लोरीन इन फ्रीओन मॉलिक्यूल। कितना फ्लोरीन है यहाँ पर, 1, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 1। ये हो गया फ्रीओन 111 है, इसका फॉर्मूला ये हो गया। क्लियर है। अब देखो कभी कभार क्या करते हैं इसको, और क्या लिख सकता है, फ्रीओन 11 लिख सकता है 11। अब देखो कई क्या करती है, अब देखो इसको कंसीडर नहीं करती, तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, जब भी फ्रीओन का नोमेनक्लेचर हो ना, 3 वर्ड में आपको यहाँ पर 3 नंबर में लिखना है एक्स, वाई और जेड। जब भी वो 2 नंबर प्रोवाइड करवा रहा है ना, उस वाली कंडीशन में ऑलवेज मान के चलना कि स्टार्टिंग में क्या लगाना, आपको 0 लगाना। अगर ये 0 आपने स्टार्टिंग में नहीं लगाकर लास्ट में लगा दिया तो एग्जाम में आपकी इस वाली प्रॉब्लम में 0 नंबर आ जाएंगे। क्लियर है। सीधी सी बात है क्या कि एक्स, वाई, जेड 3 वैल्यू है, तो आपको भी कितनी वैल्यू चाहिए, 3। अगर अगला 2 वैल्यू देकर चल रहा है तो आप 0 कहाँ पर लगा देंगे, स्टार्टिंग में क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। क्लियर है। तो ये 2 एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। क्लियर है। तो ये इजीली इस टाइप से फ्रीओन के ऊपर क्वेश्चन आते, किस टाइप से सोल्व करना है, इजीली सोल्व हो जाएगा।